सो हेलो, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होते हैं और स्पीड के लिए भी बता रखा था। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए स्पीड का, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे, है ना। और जो यूनिफॉर्म होता है उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती है समय के साथ। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो आगे हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। एवरेज वेलोसिटी के लिए चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एवरेज वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो पढ़ लिया, लेकिन एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है। एवरेज मतलब होता है कि अपॉन में 2 कर देते हैं ना। कभी कभी आपने सोचा होगा कि जैसे 2 बच्चे हैं तो उनका एवरेज मार्क्स निकालना है, एक का 15 आया एक का 20 आया, तो एवरेज 15 + 20 अपॉन 2 कर देंगे। ऐसा ही होता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो क्या है यहाँ पे डिफिनेशन देखिए आप कि एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब समझ में आया बच्चों। जैसे हमने पीछे तो पढ़ा था कि स्पीड जो होता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते थे, वेलोसिटी की बात करते थे तो यहाँ पे हो जाता था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज ले लूँ, अगर मैं बच्चों यहाँ पे AVG एवरेज ले लूँ तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा और यहाँ पे टोटल हो जाएगा। देखिए कुछ अंतर नहीं होता है। और यहाँ पे भी अगर मैं एवरेज ले लिया, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया बच्चों। एवरेज लेते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी में ऐसे कर देते हैं और स्पीड में ऐसे कर देते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों आपको। जैसे यहाँ पे देखिए इट गिव्स द आइडिया ऑफ ओवरऑल चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। मतलब ओवरऑल क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, है ना। जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कभी कभी 0 भी हो सकता है, तो एवरेज 0 आ जाएगा बच्चों। तो पोजीशन कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसी को बताता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन। देखिए मैंने भी यहाँ पे बताया ना बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल है कि कार गोस 100 मीटर ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैंने पीछे बता रखा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए याद रखिएगा, ये ईस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि 100 मीटर हम कहाँ गए बच्चों, ईस्ट में गए। तो देखिए हम यहाँ से चले और 100 मीटर ईस्ट में गए, ठीक है। यहाँ से 100 मीटर चले गए। इसके बाद 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में चला गया मैं, 10 सेकेंड लगा ईस्ट जाने में, ठीक है। फिर रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों, स्टार्ट यहाँ से किया था। और फिर अगले 10 सेकेंड में क्या किया बच्चों, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड में फिर यहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया। तो क्या हुआ, आखिर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी, यही तो होता है। स्ट्रेट लाइन को जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो यही हो गया ना बच्चों, यही इनिशियल, ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया, तो दोनों पॉइंट तो सेम ही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इनिशियल फाइनल के बीच में दूरी ही नहीं है, 0 है। तो क्या हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 0 हुआ। और टाइम टेकन कितना हुआ, 10 सेकेंड इधर और 10 सेकेंड इधर आने में 20 सेकेंड। तो ओवरऑल तो 0 ही आ जाएगा, है ना। ओवरऑल तो 0 ही आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। हम स्टार्टिंग पॉइंट से गए और फिर वहीं पे आ गए, तो बच्चों इनिशियल पॉइंट वही था और फाइनल पॉइंट वही हो गया। तो इनिशियल फाइनल के बीच में दूरी नहीं है। अब जब दूरी नहीं है, दूरी 0 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस पूछ देता, अगर मैं यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस पूछ देता इसके जगह पे, तो क्या होता, देखिए अगर मैं एवरेज स्पीड पूछ देता तो ये क्या होता बच्चों, एवरेज स्पीड में देखिए टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला, 100 मीटर इधर चला, फिर 100 मीटर इधर चला, है ना। स्पीड में अगर हम देखें यहाँ पे डिस्टेंस है ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे चला 100 मीटर, फिर 100 मीटर इधर, तो कितना चला टोटल 200 मीटर बच्चों, 200 मीटर। और टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड इधर जाने में और 10 सेकेंड इधर आने में। यहाँ से आ गया तो 10 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड, तो 10 10 20 सेकेंड,
तो 20 कर दिया, कट गया, ये कितने बार में 10 आ गया, तो एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए एवरेज स्पीड चेंज हो गया, एवरेज स्पीड 10 है लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो 0 है बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ सकते हैं बच्चों कितना आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो एवरेज वेलोसिटी आल्सो 0। अभी ना पीछे बताया बच्चों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है ये, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है ना वही होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया अपन टोटल टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, जब यही चीज़ हमारा 0 हो गया तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा ना, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इट कंसिडर्स ओनली द स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छा, इट कंसिडर्स ओनली द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बिल्कुल सही है, नॉट द टोटल पाथ लेंथ, क्योंकि बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम यहाँ से देखिए इस पॉइंट से ऐसे चले और इस पॉइंट से ऐसे करके यहाँ आ गए, समझिए आप, इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट पे आ गए, तो बच्चों यहाँ से अगर मैं चला, यहाँ से ऐसे मैं चला, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो आखिरकार मैं इसी पॉइंट पे आ गया बच्चों, जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे। तो हमने भले ही डिस्टेंस तो बहुत चला, ऐसे करके डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया, तो इनिशियल फाइनल के बीच में दूरी ही नहीं है ना, ये तो 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल फाइनल को जो मिलाता है पॉइंट, जो लाइन स्ट्रेट लाइन, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि वही पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पहले था और इसी पॉइंट पे एक और आ गया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 0 हो गया, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर हो। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, बहुत आसान है ये भी। वेलोसिटी तो आप समझ लिए, तो वेलोसिटी के एक्सटेंशन में ही हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है। देखिए बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। देखिए v माइनस यू है ना, v माइनस, देखिए v माइनस यू अपॉन टाइम है। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन को देखिए ये ऐसे ऊपर एरो क्यों दिए हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और v माइनस यू ये भी वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन टाइम, टाइम वेक्टर नहीं है, ऐसा समझ। तो एक्सेलरेशन ये होता है, एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है, कैसा होता है बताता हूँ। और ये एक्सेलरेशन बताता है, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और टाइम हो गया t। आया समझ में, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। ठीक है बच्चों, जैसे मैं इस पॉइंट से चला ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और था, जब यहाँ पे मैं पहुँचा तो ये कुछ और था, तो ये v हो गया, ये u हो गया, तो v माइनस यू अपॉन टाइम को ही बोल देते हैं एक्सेलरेशन, u वाली माइनस u वाली। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन। देखिए यूनिफॉर्म आपको पीछे बता रखा है, क्या होता है उसमें, वेलोसिटी चेंजेस इक्वल मूवमेंट, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, समय के साथ समांतर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे कि कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। अगर कोई कार यहाँ से जा रहा है बच्चों, कोई कार यहाँ से जा रहा है और उसका स्पीड हमेशा कितना बढ़ रहा है, इसका स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, हमेशा 5 मीटर, तो ये इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, एक्सेलरेशन तो इसका अथी हो गया ना, एवरेज यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि इसका जो है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड में बढ़ रहा है बच्चों, है ना। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे करके इसका क्या होता, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजेज अनइक्वल अमाउंट, मतलब कभी 10 बढ़ा दिया, कभी 5 बढ़ा दिया, कभी बढ़ाया ही नहीं, तो ये सब अनइक्वल हो गया। जैसे कार एक्सेलरेटिंग सडनली ऑन हाईवे, है ना बच्चों, जैसे इसमें फिक्स नहीं है, एक सेकंड में हम कभी 5 मीटर बढ़ा दिए और कभी अगले सेकंड में मैंने 10 मीटर बढ़ा दिया, कभी अगले सेकंड में मैंने फिर कम कर दिया, तो ये सब बच्चों अनइक्वल है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हम चेंज कर रहे हैं, तो अनयूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आई थिंक। नहीं भी है तो बच्चों आप यहाँ पे पढ़िएगा ना, तो आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजेज ओवर टाइम। अब बाइक चलाए होंगे तो ये बोलते हैं एक्सेलरेटर दो, ऐसे करते हैं, तो उसको जब हम छोड़ देते हैं ना, उसको जब छोड़ देते हैं तो वेलोसिटी उसका कम होने लगता है टाइम के साथ।
जैसे एक्सेलरेशन तो दिया, पूरा वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही हम उसको एक्सेलरेटर को छोड़ देते हैं तो पीछे आता है और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो हो गया आपका रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। आ रहा समझ में बच्चों? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक्सेलरेटर को छोड़ देते हैं ना तो बाइक का स्पीड धीरे धीरे वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वही हो गया रिटार्डेशन हो गया, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, की डिफरेंसेस क्या है? जैसे हम अभी यहाँ पे पढ़े यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में कोई उतना अंतर है नहीं, थोड़ी सी है, मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। हो सकता है आपको दिमाग में आया कि एवरेज क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है कि अमाउंट चेंज इन स्पेसिफिक इंस्टेंट, जो इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है ना, इंस्टेंटेनियस, एक माइक्रो सेकंड पे मतलब बात किया जा रहा है। जैसे 1 सेकंड दूसरा सेकंड, 1 और 2 सेकंड के बीच में भी छोटे छोटे सेकंड्स होंगे ना, माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, तो उसमें अगर मैं चेंज देखता हूँ वेलोसिटी का तो हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन एवरेज क्या होता है? जब चेंज ओवर टाइम, जैसे 5 सेकंड में मैंने लिया, 6 सेकंड में लिया, तो सेकंड हमको दिख रहा है ना, वो इंस्टेंट नहीं है, वो एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एवरेज में हम लिखते हैं, हम एवरेज ही पढ़ते हैं, एवरेज में हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि पता है हमको पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे टाइम लेना है जो 5 से 6 सेकंड के बीच में, मान लेते हैं बड़े बड़े टाइम इंटरवल होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चलता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, dv/dt। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट आगे पढ़ना होगा, ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन इन 5th सेकंड बोला ना बच्चों, जैसे 5 सेकंड और 6 सेकंड, 5 सेकंड हो गया और 6 सेकंड हो गया, तो इन दोनों के बीच में भी माइक्रो सेकंड्स होंगे बच्चों, मिली सेकंड्स, है ना। जैसे 5.121 ऐसे करके होंगे ना सेकंड्स बच्चों, एग्जाम्पल दे दिया आपको, तो इसके बीच में बहुत सारे सेकंड्स होंगे। तो एक इंस्टेंट में मतलब 5th 5वां सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं, 5वां सेकंड में, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये जो है ना, इनके बीच में बोला जाता है, मतलब माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में। लेकिन यहाँ पे 0 to 10 सेकंड बोला ना बच्चों, 0 to 10 सेकंड, मतलब हम 0 to 10 सेकंड देख सकते हैं, हम उस पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन को सोल्व कर सकते हैं, है ना। जनरल ओवरऑल चेंज को ही बताता है, और ये होता है मोर प्रिसाइज, बोला ना बच्चों। यहाँ पे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, अब इतना ऐसे पॉइंट्स में सेकंड्स आएंगे ना, तो बच्चों आप कैलकुलेट कर नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे एवरेज का आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो हम जो पढ़ते हैं ना बच्चों, हम जो पढ़ते हैं वो होता है एवरेज एक्सेलरेशन। आगे आप पढ़ लेंगे dv/dt करके, डिफरेंशिएशन करके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज भी होता है, क्लास 11th 12th में यूज भी होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, जो कि बहुत आसान है। आई थिंक आपने देखा भी होगा पहले, कहीं पे तो देखा ही होगा या फिर पढ़ा भी होगा। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 चीज़ों को रिलेट कर दूँ तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आ जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन तीनों को मैं अगर रिलेट कर दूँ तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाते हैं। तो चलिए मैं रिलेट करता हूँ कैसे आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने एक्सेलरेशन पढ़ा तो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से v माइनस यू क्या आ जाएगा, गुना कर देंगे, at आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस at हो गया। ये आप भी कर सकते हैं बच्चों। पहला तो आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, पहला तो हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, यही था ना। और दूसरा का क्या है, s इक्वल टू u2 प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो ये कैसे आ गया, ये भी बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, ये तो मैंने ला दिया बच्चों, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, ये तो आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। और अगर मेरे पास 2 वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल दे दिए हैं, तो एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 भी तो कर सकते हैं, है ना बच्चों। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ हो 2 वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे बच्चों, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हमारे पास आया है, ऐसे लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू u प्लस v, मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी वो है u प्लस at अपॉन 2, तो ये नीचे था ही, ठीक है। यहाँ पे 2u आ जाएगा, 2u प्लस at अपॉन 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u प्लस at अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आ गया बच्चों, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ही क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं
जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन, तो कितना हो जाएगा u प्लस ए टी बाई टू, मतलब ये एस इक्वल टू यू टी गुना कर देंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये भी बहुत आसानी तरीका से आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा यही तो था बच्चों, यही वाली तो थी। और आगे एक और है, वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये कैसे आएगा, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू, मुझे लाना क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसका मतलब इसमें टी का तो टर्म नहीं है बच्चों, है ना, टी का टर्म नहीं है, तो हमको टी का टर्म हटाना होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं अगर बता दूं कि एक इक्वेशन हमने पीछे देखा, क्या देखा, वो देखा एसेलरेशन क्या था, v माइनस यू अपॉन टी था। ठीक है, और एक और मुझे क्या आया अभी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो आया बच्चों। ठीक है, तो इसी से हमारा आएगा आंसर। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ एस से गुना कर दूँ, इधर भी एस से गुना कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ एस है, तो इधर ए से आ जाएगा इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी इंटू एस। हमारे पास इधर क्या था बच्चों, ये वाली पुट कर देते हैं, अगर टी कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, यू प्लस ए टी अपॉन टू आ जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टी कॉमन ले लिया सबसे, तो टी बाहर निकल जाएगा, ये टी एक बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो एक टी से एक टी तो यहाँ पे कट जाएगा, तो एस ए कितना आ जाएगा, वी माइनस यू इंटू ये कितना है बच्चों, ये कितना है, इंटू यू प्लस ए टी अपॉन टू आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ बच्चों तो कर सकते हैं ना। देखिए मैंने अभी पीछे बताया v माइनस यू अपॉन टी होता है एसेलरेशन। ठीक है, तो हमें ए टी निकालना है, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो इसी का यूज कर देते हैं यहाँ पे बच्चों। ए टी की जगह पे क्या रखना है, ये पूरा ए टी है ना, ए टी की जगह पे क्या है, v माइनस यू रखना है, v माइनस यू अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, v माइनस यू इंटू टू यू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, टू यू प्लस वी माइनस यू अपॉन टू। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितना हो जाएगा, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू आ जाएगा, अपॉन में टू आ ही रहा है, एस ए आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टू ए एस, है ना बच्चों, टू ए एस इधर आ जाएगा, टू से गुना कर दिया, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही तो इक्वेशन लाना था बच्चों, यही तो इक्वेशन लाना था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तीसरा का भी आ गया, ये देखिए थर्ड भी तो यही था बच्चों, है ना। तो आई थिंक क्लियर होगा, आप खुद से भी करिएगा ना तो अच्छा लगेगा। आई थिंक आपको बच्चों खुद से करना चाहिए, बस रिलेट तो करना है सबको, है ना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल, और ए हो गया एक्सेलरेशन, s हो गया डिस्प्लेसमेंट, और t हो गया टाइम। चलिए आगे चलते हैं, आसान ही है बच्चों, है ना। ओके, तो यहाँ पे आगे मुझे बता रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मोशन में, वो मुझे देखना होगा। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मुझे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों अगर आपने ग्राफ पीछे पढ़ा हो, जैसे लीनियर इक्वेशन का, तो आई थिंक आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं वेलोसिटी क्या होता है, देखिए वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे आप देखें अगर y इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, एम एक्स, है ना बच्चों। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, 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 y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसी के फॉर्मेट में तो है बच्चों, ये जैसा है, ये तो c कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट होता है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी के फॉर्म में तो ये आया है, ये आ गया है। तो y के जगह पे क्या हो गया होगा s, और यहाँ पे m के जगह पे क्या हो गया होगा v, और x के जगह पे क्या हो गया होगा t। देखिए तो वैसे ही हो गया, तो ग्राफ बना लेंगे ऐसे करके, है ना। अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बना दूँ तो s वर्सेस t का, तो वो एक ऐसा ग्राफ आएगा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा आपके पास m, यही तो, सॉरी
हाँ ये भी मतलब एम तो स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप यहाँ पे एम की जगह पे भी आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं बच्चों, ऐसे करते हैं समझने के लिए। धीरे धीरे आप समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आगे आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें यूज किया गया है। हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, मैंने पीछे भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाया था। ये मैंने पीछे जो बनाया है ना, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये देखिए ऐसे करके आ रहा था वेलोसिटी। वैसे ही समझना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। एनसीईआरटी से मैं ये लाया हूँ। तो डिस्टेंस इधर है, टाइम इधर है, तो और इसमें ये ऐसे स्लोप आ गया, है ना, स्लोप आ गया ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे, ये तो यूनिफॉर्म था देखिए, मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तब देखिए ये ऐसे करके ऐसे आता है। देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का ही आई थिंक दिया हुआ है, ये नॉन यूनिफॉर्म का ही दिया हुआ है। देखिए 12 सेकंड में कहाँ हो गया, 36 के आसपास। 12 सेकंड में देखिए कहाँ हो गया, 36 के आसपास हो गया, है ना। तो अगर आप इसको देख देख के प्लॉट करेंगे ना, जैसे 0 पे 0, 2 पे 1, 4 पे 4, 6 पे 9, ऐसे करके, है ना, 4 पे 4, 6 पे 9, ऐसे करके प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। नॉन यूनिफॉर्म का तो उतना आपको पूछा नहीं जाएगा, बट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा। तो इसमें वेलोसिटी और टाइम रहेगा। देखिए इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम रहेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे आपको बताया हूँ बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया ना, होता है एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो इसको मैं ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी में अगर मैं मान के चलूँ, टोटल को डेल्टा भी बोल दूँ अपॉन टाइम, तो यही हो जाएगा। एक्सेलरेशन दे देगा हमको बच्चों, है ना, एक्सेलरेशन दे देगा। इसका स्लोप वीटी ग्राफ जो होगा ना, वीटी ग्राफ का स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन दे देगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। भी और टी का ग्राफ है, तो ये एक्सेलरेशन मुझे दे देगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में कुछ बदलेगा ही नहीं। सेम वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी, यहाँ भी सेम वेलोसिटी, यहाँ भी सारा सेम वेलोसिटी है ना बच्चों। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, मूविंग कार विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ये देखिए जैसे जा रहा है वैसा ही होगा। देखिए जैसे यहाँ पे डेल्टा भी इक्वल टू ए इंटू टी आ गया ना, तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया हमारा स्लोप, ये हो गया हमारा स्लोप, है ना। तो यही स्लोप यहाँ पे ये बताता है, इसीलिए ये इसका ग्राफ बच्चों ऐसे गया है, ऐसे जैसे उधर पीछे गया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो आसान है बच्चों, ये भी आसान है। और यहाँ पे फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो कैसे भी बढ़ सकता है, ये कभी यहाँ पे घट रहा है कभी ऐसे या फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है। तो इसमें अगर मैं अलग अलग वैल्यूज लूँ, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे भी ग्राफ बन सकता है इसमें, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैं एक और बता दूं, अभी पीछे बताया था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था ना, हाँ अच्छा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। अभी जो आपको मैंने बताया एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा वी अपॉन टी, है ना। ये चेंज इन वेलोसिटी में लिखा हूँ, डेल्टा वी को चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना बच्चों। तो वही हो गया। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखूँ ना, तो 80 हो जाएगा, v इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने bt का ग्राफ देखा था, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन को ही कांस्टेंट कर दूँ, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन को ही कांस्टेंट कर दूँ, मैं इसी को कांस्टेंट कर दूँ, देखिए एक्सेलरेशन मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे था, तो ये कांस्टेंट अगर मैं कर दूँ ना एक्सेलरेशन को, तो फिर t और v के बीच में ग्राफ बन जाएगा। ये कांस्टेंट हो गया ना, तो ये हमेशा ही एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ग्राफ बनेगा बच्चों। यहाँ पे 1 सेकंड मान लेते हैं, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया। तो इसमें वैसा कुछ ग्राफ बन नहीं पाएगा ईटी ग्राफ में। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने बोला ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, तो उसमें
बच्चों कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, वो कभी चेंज ही नहीं होगा। एक सेकंड में इतना बढ़ा, अगले सेकंड में इतना बढ़ा, वो तो यूनिफॉर्म होता है। तो वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आ जाएगा। देखिए तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो वो तो वेरिंग लाइन हो जाएगा, वो तो हमें पता है। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैंने बताया ना पीछे बच्चों, क्योंकि जब हमने इसी को कांस्टेंट कर दिया ना तो ये चला गया, फिर टी बचा, तो टी तो ये एक्स एक्सिस पे है और ये कांस्टेंट हो गया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही वैल्यू हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है ना बच्चों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। बिल्कुल डरना नहीं है। देखिए अब सिंपल सी बात है, अब सर्कुलर मोशन पीछे ही बता रखा था इंट्रोडक्शन में, वैसा ही यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, वही चीज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। अब बच्चों सर्कुलर मोशन है, अगर हम यहाँ पे बताएं कि ये सर्कुलर मोशन है और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे करके मूव कर रहा है, ये तो कट गया, ऐसे करके मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे करके, तो ऑब्जेक्ट का तो डायरेक्शन हर वक्त बदल ही रहा है ना, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है। डायरेक्शन चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली बट स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट। हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से मान लेते घूम रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से तो हमेशा घूम ही रहा है बच्चों, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, है ना। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ऐसे था फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। बेसिक सी जानकारी आपको प्राप्त करना है। तो फिर लास्ट टॉपिक आ जाता है वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है ना, स्केलर और वेक्टर में। तो पीछे बता रहा था जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है खाली, हो गया स्केलर, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। लेकिन जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड हो गया, बस डिस्टेंस और स्पीड हो गया, ये बता रखा है पीछे। तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी आसान है ये, है ना। तो ये खत्म होता है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको आगे कराएंगे, है ना। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। डाउट होना बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और होना भी चाहिए, तभी पढ़ाई का मतलब है। डायरेक्टली सारा समझ में आ रहा है इसका मतलब सही नहीं चल रहा है। कहीं पे कन्फ्यूजन होना चाहिए और समझ नहीं आना चाहिए, तभी तो मैं समझा पाऊंगा आपको। ठीक है।